नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पर संविधान पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे और इससे पूछे जाने वाले सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। आज हम संसद के बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके संसद से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखो, भारतीय संघीय व्यवस्था वाला देश है, अर्थात सरकार को दो स्तर पर बनाया जाता है। एक होती है केंद्र स्तर पर, एक होती है राज्य स्तर पर। भारतीय संघीय व्यवस्था वाला देश है, सरकार को दो स्तर पर बनाया जाता है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। इसके बाद हम विधायिका पे चलते हैं। देखो, विधायिका उसे कहते हैं जो विधेयक या बिल, विधि, कानून बनाते हैं, उसे विधायिका कहते हैं। ठीक है। विधायिका दो स्तर पर होती है, एक केंद्र स्तर पर विधायिका, एक राज्य स्तर पर विधायिका। केंद्र स्तर पर विधायिका को संघीय विधायिका कहते हैं, राज्य स्तर पर विधायिका को राज्य विधायिका कहते हैं। केंद्र स्तर पर विधि या कानून निर्माण का कार्य संसद द्वारा होता है, ठीक है, और राज्य स्तर पर यह कार्य विधान मंडल द्वारा होता है। तो विधान मंडल को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम केवल संसद के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है और संसद को ब्रिटेन से लिया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 के तहत मिलता है, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 के तहत और लोकसभा का अनुच्छेद 81 के तहत। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं तो आपको बताना है 3। और आपको यह भी याद रखना है कि राष्ट्रपति भी संसद के अंग है। इस प्रकार संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अभी हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकसभा को पढ़ते हैं। लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल्स। लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन तथा जनता का सदन कहते हैं। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन तथा जनता का सदन कहते हैं। अगर इसकी सदस्य की संरचना की बात करें तो लोकसभा की जो सदस्य संरचना है, देखो इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं क्योंकि याद नहीं होते और इसमें कुछ संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। लोकसभा में पहले अधिकतम 552 सदस्य होते थे। लोकसभा में अधिकतम जो थे 552 सदस्य होते थे, जिसमें 550 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते थे और 2 एंग्लो इंडियन होते थे। ठीक है, लोकसभा में पहले 552 सदस्य होते थे, जिसमें 550 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते थे और 2 एंग्लो इंडियन होते थे। उसमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते थे। 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से आते थे। ठीक है, देखो ये एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन वो होते हैं वे अंग्रेज जो अब भारतीय हो चुके हैं। जैसे किसी अंग्रेज ने भारतीय महिला से विवाह किया और विवाह के पश्चात जो उनके बच्चे होंगे वो आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, तो पहले अधिकतम 552 सीटें थी, 550 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से आते थे और 2 एंग्लो इंडियन। उन 550 में 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन 104वां संविधान संशोधन होता है 2019 में। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो ये 2 एंग्लो इंडियन थे इनका आरक्षण खत्म कर दिया। ठीक है, और अब अधिकतम सदस्य की संख्या 550 है। ठीक है, अब अधिकतम 550 सदस्य ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में आते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से पहले अधिकतम संख्या 552 थी क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन भी जोड़े जाते थे। पर 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए गए। इस प्रकार अधिकतम संख्या 550 है। लेकिन अगर वर्तमान सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो
545 सदस्य हैं। ठीक है, वर्तमान सदस्यों की संख्या जो है वो 545 है, जिसमें 524 सदस्य राज्यों से आते हैं और 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है, अगर वर्तमान में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 545 सदस्य हैं, अधिकतम 550 सदस्य हैं, वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिनमें 524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि लोकसभा के सदस्यों का चयन किस प्रकार होता है, तो लोकसभा में सदस्यों का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अर्थात सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा 18 प्लस के जो भी वयस्क होते हैं वो इसमें वोट डालते हैं। ठीक है, जिसकी भी एज 18 प्लस होती है वो वोट देकर इनको चुनते हैं लोकसभा के सदस्यों को। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के चयन में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और इस प्रणाली के अनुसार सबसे ज़्यादा मत प्राप्त वाला व्यक्ति उम्मीदवार ही जीतता है। जिसे सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होगी वही उम्मीदवार ही जीतेगा। भारत में लोकसभा के चुनाव में इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता की बात की जाए कि क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगर कार्यकाल की बात की जाए तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि लोकसभा में बहुमत खो दिया जाए तो वह पहले ही विघटित हो जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 85, देखो अनुच्छेद 85 में क्या है, यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुरोध या कहने पर लोकसभा को 5 वर्ष से पहले ही विघटित कर सकता है। अर्थात अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को 5 वर्ष से पहले ही विघटित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लगा होता है तो अनुच्छेद 83 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ता चला जाता है जब तक राष्ट्रीय आपात लगता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़कर 6 वर्ष कर दिया गया था। तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 में पुनः लोकसभा का कार्यकाल घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, अगर लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की बात की जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही होता है और अनुच्छेद 93 से 97 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में वर्णन है। अगर हम लोकसभा के अध्यक्ष की जो शक्ति प्राप्त है उन शक्तियों के बारे में पढ़े तो किसी विधेयक को धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष ही घोषित करते हैं, किसी विधेयक को धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष ही घोषित करते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संचालित होने वाले संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, जो अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का, उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। किसी बिल पर समान बहुमत प्राप्त होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। अगर कहीं पर 50-50 मत है तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा सदन के किसी सदस्य को अध्यक्ष चुन लिया जाता है जब तक कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वापस न आ जाए। अगर त्यागपत्र की बात की जाए तो यदि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना हो तो ये दोनों त्यागपत्र आपस में ही दे देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। यदि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को किसी कारणवश उनके पद से हटाना हो तो लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर प्रस्ताव पारित करते हैं तथा हटा सकते हैं उन्हें। अब हम आरक्षण संबंधित प्रावधानों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 330 के तहत
आरक्षण संबंधित प्रावधान है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं। अब हम लोकसभा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता का सदन है। लेकिन आपके मन में यह सवाल भी उठेगा कि मंत्रिपरिषद क्या होती है। देखो, एक होते हैं मंत्रिपरिषद, एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद जो होती है वो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर बनती है मंत्रिपरिषद। मतलब इसका आकार बड़ा होगा। और मंत्रिमंडल जो होता है वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री से ही मिलकर बनता है। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं, उन दोनों से मिलकर बनता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का आकार छोटा होगा और मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होगा। ठीक है, सरकार बनाने के लिए सदैव लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना होता है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को पहले पेश करना होगा लोकसभा में, इसके बाद ही राज्यसभा में जाएगा। याद रखना है, धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में ही जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात की जाए तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है और इसके लिए सरकार बहुमत साबित करना होता है। ठीक है, इसके लिए सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है और इसके लिए सरकार को बहुमत साबित करना होता है। यदि सरकार विश्वास मत हासिल न कर पाए तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। ठीक है, अगर बात की जाए तो विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल न कर पाए। ठीक है, इसी इलेक्शन में यदि 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाते तो उनकी जो जमानत राशि होती है वो जब्त हो जाती है। अगर कोरम व्यवस्था गणपूर्ति की बात की जाए तो यदि किसी संसद के 1/10 सदस्य उपस्थित हो तो उस बैठक को कोरम या गणपूर्ति माना जाता है, अर्थात बैठक मान्य होती है। लेकिन मान्य होने के लिए 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए सदन में। ठीक है, और उसे ही कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन से है और वह बिना किसी कारण बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन से है और वह बिना कारण बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। देखो, अगर बात की जाए तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। लेकिन वर्तमान के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हैं, आपको कमेंट में बताना है जो भी हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए आपको कमेंट करना है। तो ये थी लोकसभा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो भी फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते हैं। राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं राज्यसभा को। संविधान में राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में मिलता है। राज्यसभा को उच्च सदन, विशेष सदन, स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की संरचना की बात की जाए तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 तय की गई है। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 तय की गई है। इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा और राज्यों से लाए जाते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाते हैं। अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो 250 है, जिसमें 238 सदस्य जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राज्यसभा में राज्य से 233 सदस्य ही पहुंचते हैं, जबकि आने कितने हैं 238 सदस्य। ठीक है, राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से केवल 233 सदस्य ही पहुंचते हैं, जबकि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार वर्तमान में राज्यसभा में कुल 233 प्लस के 12 245 सदस्य हैं। ठीक है, तो याद रखना है कुल राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है 250, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या है 245, क्योंकि
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 238 सदस्य जाने होते हैं, लेकिन 233 सदस्य ही जा पाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए निर्वाचन की कि राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है, तो 12 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य? 12। तथा अन्य सभी सदस्य को केंद्र एवं राज्य से आते हैं। इनका चयन उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है। जिस भी राज्य से कोई भी सदस्य आएगा, जिस भी केंद्र शासित प्रदेश से कोई सदस्य आएगा, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा द्वारा ही उन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखो, भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची में अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। वास्तव में यह आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी, उस राज्य की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें उतनी ही अधिक होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यूपी में जनसंख्या पूरे भारत में सर्वाधिक है, इसलिए यूपी में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें 31 हैं। यह पैमाना जनसंख्या संबंधित यह पैमाना 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। यदि 2011 की जनगणना के अनुसार किया गया होता तो कुछ अंतर आपको देखने में मिलता। अगर योग्यता की बात की जाए कि राज्यसभा के सदस्यों की क्या बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो पहली, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो, और लास्ट, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अगर कार्यकाल की बात की जाए तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, अर्थात 6 वर्ष बाद ये भंग नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, हमेशा याद रखना है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन 6 वर्ष बाद चुनाव होता है। कैसे चुनाव होता है? इसका चुनाव प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सीटों सदस्य के लिए चुनाव होता है। ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, लेकिन किसी भी सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो किसी भी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और जो चुनाव होगा वो हर प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सीटों पर चुनाव होगा। ठीक है। अगर सभापति की बात की जाए तो राज्यसभा के सभापति सदैव उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपसभापति का जो चयन होता है वो राज्य के सदस्यों से ही होता है। अब हम राज्यसभा के कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 249, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि यह राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो इस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे IAS, IPS, IFS। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यदि किसी पद को अखिल भारतीय सेवा बनाना है तो यह भी अनुच्छेद 312 के तहत पहले राज्यसभा में ही पेश होगा, और यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करता है तो यह लागू हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को किसी विशेष कारण से हटाना होता है तो हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होगी, और इसके बाद यह प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा। चौथा, धन विधेयक सदैव लोकसभा में पेश होगा, इसके बाद यह राज्यसभा में जाएगा तथा राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलेगा, जिसके अंदर राज्यसभा को धन विधेयक पारित करना होगा, और यदि राज्यसभा धन विधेयक पारित नहीं करती तो यह 14 दिन बाद स्वतः ही पारित हो जाता है। ठीक, धन विधेयक पहले लोकसभा में जाएगा, हमेशा याद रखना है, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा 14 दिन के लिए। 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा पारित करती है तो ठीक, नहीं तो वो स्वतः ही पारित हो जाता है। मैंने आज की क्लास में आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताया है, लेकिन संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के बारे में हम किसी वीडियो में पहले बात कर चुके हैं, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से जाकर आप राष्ट्रपति को देख सकते हो
इस प्रकार आप संसद बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये संसद का बेसिक से टॉप लेवल था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।